हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 7 बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं जिसमें सही विकल्प और खाली स्थान पुस्तक के पीछे में दिया रहता है, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। ऊतक से आप क्या समझते हैं? उत्तर है ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान होती है, ऊतक कहलाती है। प्रश्न दूसरा है किन्हीं तीन ऊतकों के कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है जाइलम ऊतक। यह ऊतक पौधों में पानी व खनिज लवणों का संवहन करती है। फ्लोएम ऊतक। यह ऊतक पौधों की पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। प्रश्न तीसरा है बहुकोशिकीय जीवों के ऊतकों में श्रम विभाजन का महत्व बताइए। उत्तर है भिन्न भिन्न तरह के ऊतकों में कार्य के बंटवारे की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाती है। बहुकोशिकीय जीवों के ऊतकों में श्रम विभाजन होने से कार्य में सरलता होती हैं तथा ऊतक विशेष की क्षमता से अधिक कार्य करने की नौबत नहीं आती है। प्रश्न चौथा है स्क्लेरेनकाइमा ऊतकों के कुछ ऐसे उदाहरण लिखें जिन्हें आप आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं। उत्तर है सूखी तरोई के रेशे, संतरों के बीजों का आवरण, नारियल के रेशे, अमरूद का नरम भाग। प्रश्न पाँचवा है रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? उत्तर है चूंकि रक्त अंगों को जोड़ता है अतः इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। प्रश्न छठवां है ऊतकों के अध्ययन के ऐतिहासिक परिच्छेद पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है 1799 में मौरी फेरोइकस जेवेरियन विचर्ड ने मनुष्यों के शरीर में रोगग्रस्त क्षेत्र के भीतरी संरचना से संबंधित प्रेक्षण लेते हुए परस्पर गुथी हुई संरचना हेतु ऊतक नामकरण किया। हेमेलिया ग्रीव के अनुसार पादप के दो तरह के जैविक हिस्से होते हैं, प्रथम मज्जा और दूसरा कष्ठीय। स्वीडन व स्वान के अध्ययन भी ग्रीव के समान थे। वनस्पति नगेली व स्टेबल तथा फॉर्मेटिव ऊतकों की संकल्पना दी। पृथक पृथक काल में जीव वनस्पतियों ने ऊतकों में कोशिकाओं की व्यवस्था का अवलोकन किया, ऊतकों की संरचना तथा कार्य का बारीकी से प्रेक्षण किया। ऊतकों का विस्तृत अध्ययन करने हेतु जैव वैज्ञानिकों ने उनकी व्यवस्था तथा कार्यों पर मुख्य आधार माना। उन्होंने पादप ऊतकों व जंतु ऊतकों दोनों का अध्ययन किया। प्रश्न सातवां है पादप ऊतकों के समूहीकरण को ध्यान में रखते हुए नीचे बने फ्लो चार्ट को पूरा करें। उत्तर है स्थायी पादप कोशिका। उनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं या बहुत कम होती है। आधार विभाजन और विभेदन, उसको दो वर्गों में बांटा गया है ना, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक की विशेषता है उन ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। जटिल ऊतक उन ऊतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। स्थिति व आकार के आधार पर दो वर्गों में फिर से बांटा गया है ना, त्वचीय ऊतक और भरण ऊतक। इधर जटिल ऊतक साइड कार्य संवहन के आधार पर जाइलम और फ्लोएम। फिर पहला है मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। प्रश्न आठवां है ऊतकों की संरचना व कार्य का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, इस कथन को समझाइए। उत्तर है जब पौधे जटिल वातावरण को त्याग करके स्थलीय जीवन अपनाएं तब उन्हें प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, किंतु उन्हें सक्षम स्वयं को सूखने से बचाने का कठिन कार्य था। यदि हम स्थलीय और जलीय पादपों की पत्ती तथा तना एवं जड़ की भीतरी संरचना के चित्र का अवलोकन करें तो अनुमान लगा सकते हैं कि स्थलीय परिवेश में आने पर मृदों में स्थित जड़ों से लेकर के पत्तियों तक जल का संवहन किस प्रकार हुआ।
जड़ें शाखित हुई ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित करने में सफल रहीं। नालिका रूपी संरचनाओं का भी विकास हुआ। फलतः अवशोषित जल तथा खनिज लवण पादप के अन्य भागों तक पहुँच पाया। इसी तरह जलीय परिवेश से स्थलीय परिवेश में आने पर जंतु कोशिका की संरचना तथा कार्यों में आए परिवर्तन का भी समझ सकते हैं। पानी के जंतुओं में शरीर की सतह से श्वसन के लिए वायु का आदान प्रदान होता है। स्थलीय परिवेश में आने पर जंतुओं के शरीर के पृथक वायु संपर्क में आने पर सूखने लगी। अतः स्थलीय जंतु में कोशिकाएं ऐसी नमीयुक्त समूहों में व्यवस्थित हुई जिसमें वायु ग्रहण करने की क्षमता थी। फेफड़ों का पृथक वलयित तथा बहुस्तरीय होता है। इनके पृष्ठ पर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इसमें वायु के संग्रहण तथा आदान प्रदान आसान होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 9वां। पादप उत्तकों के समूहीकरण को उनके कार्यों और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बताइए। उत्तर है पादप उत्तक विभाजन तथा विभेदन पर आधारित। 2 वर्गों में बांटा गया है ना, प्रभाजीय और स्थायी उत्तक। प्रभाजीय उत्तक इनकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता होती है। उदाहरण के लिए जड़ तने के सिरों पर पाए जाने वाले उत्तक। स्थायी उत्तक इनकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता अति शून्य होती है। फिर जो स्थायी उत्तक है उसको फिर से 2 वर्गों में बांटा गया है। संगठन पर आधारित विभाजन, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। जटिल उत्तक इसमें अनेक तरह की कोशिकाएं होती है। फिर सरल उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है ना, कार्य तथा स्थिति के आधार पर, त्वचीय उत्तक और भरण उत्तक। जटिल उत्तक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। पादप के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण तथा सुरक्षा का काम पादप के विभिन्न भागों का निर्माण तथा अन्य उत्तकों को सुव्यवस्थित करने में सहायता। कार्य पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। प्रश्न 10वां है जंतु कोशिकाओं को कितने समूहों में बांटा गया है, उनको बांटने के आधार भी बताइए। उत्तर है जंतु उत्तक कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, है ना। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य। दूसरा क्या है, शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने व सहारा देने का कार्य। तीसरा है शरीर के विभिन्न अंगों को गति करने का कार्य। चौथा है शरीर के विभिन्न अंगों में संवहनों व उद्दीपनों के संवहन का कार्य। फिर त्वचीय उत्तक, त्वचा, त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। त्वचा उत्तक देखते हैं। त्वचा मुंह की आंतरिक सतह, रक्त वाहिनियों के किनारों, फेफड़ों की वायु कुपिकाओं व वृक्क की नालियों में पाई जाने वाली उत्तक है। तंत्रिका उत्तक शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह में होती है। फिर पेशीय उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, रेखीय पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी कहाँ कहाँ पर होती है, हाथ, पैर, गर्दन आदि से जुड़ी पेशियाँ जो कि हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं, है ना, रेखित पेशी। अरेखित पेशी क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जैसे आहार नाली, श्वसन नाली, रक्त वाहिनियों आदि में पाई जाने वाली हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। हृदय पेशी हृदय में पाए जाने वाली जीवन पर्याप्त कार्य करती है, जीवन पर्यंत कार्य करती है। फिर संयोजी उत्तक, यहाँ ऊपर में दिया हुआ है ना संयोजी उत्तक, वहाँ उसको फिर से बांटा गया है।
अंतरालीय ऊतक, वसीय ऊतक, तरल ऊतक और कंकालीय ऊतक 4 भागों में, है ना। अंतरालीय ऊतक आंतरिक अंगों को सहारा देने का कार्य करती है। पेशी त्वचा के मध्य, रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिका कोशिका के चारों ओर पाया जाता है। वसीय ऊतक शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा अंगों की दबाव व झटकों से रक्षा करता है। तरल ऊतक शरीर के तापमान पर नियंत्रण, O2 व CO2 का संवहन, शरीर के रोगों से सुरक्षा। कंकाली ऊतक शरीर का ढांचा बनाना, सुरक्षा तथा गति में सहायता करना। जो वसीय ऊतक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है ना। तरल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, रक्त और लसिका। जो कंकाली ऊतक है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, अस्थि और उपास्थि। प्रश्न 11वां है, आजकल नवजात शिशु की गर्भनाल आंवला की प्रयोगशाला में क्यों सुरक्षित रखा जा रहा है? उत्तर है, नवजात शिशु की गर्भनाल को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि गर्भनाल द्वारा बच्चे की आनुवंशिक बीमारियां या किसी भी मेडिकल केस इतिहास को समझने में मदद मिलती है और बेहतर तरीके से इलाज भी हो सकता है। ऐसे ही यूजफुल हैंडराइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।